नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अडानी मामले पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी है। एकजुट होकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सोमवार को संसद परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के पास कई विपक्षी दलों के नेता इकट्ठे हो गए। विपक्ष ने मांग की कि सरकार इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए। इससे पहले कई विपक्षी दलों के नेता एक बार फिर संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मिले और आगे की रणनीति बनाई। भारत के संगीतकार रिकी केज ने रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सोमवार को अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। बेंगलुरु के रहने वाले भारतीय संगीतकार के डिवाइन टाइड्स को सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया था। ग्रैमी समारोह लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया गया। कोपलैंड और केज ने 2022 में बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए एक और ग्रैमी जीता। संगीतकार ने अपने 2015 एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए भी पुरस्कार जीता था। डिवाइन टाइड्स हमारी प्राकृतिक दुनिया की भव्यता को एक श्रद्धांजलि है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इस एल्बम में 9 गाने और 8 संगीत वीडियो शामिल हैं, जिन्हें भारतीय हिमालय की उत्कृष्ट सुंदरता से लेकर स्पेन के बर्फीले जंगलों तक दुनिया भर में फिल्माया गया था। 2 बार मेयर के चुनाव के लिए बुलाई गई दिल्ली नगर निगम की बैठक जिस तरह हंगामे खेज रही, अब तीसरी मीटिंग को लेकर भी उसी तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। एलजी ने दिल्ली नगर निगम की 6 फरवरी की मीटिंग करने को मंजूरी दे दी है और निगम सचिव ने एजेंडा भी जारी कर दिया है। इस एजेंडे के अनुसार सबसे पहले मेयर का चुनाव कराया जाएगा और उसके बाद नई मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कराएंगे। एजेंडा सभी पार्षदों को भेज दिया गया है, लेकिन मीटिंग में टकराव खत्म होगा इसकी अभी तक कोई गारंटी नहीं। नगर निगम के सचिव द्वारा जारी एजेंडे के अनुसार पीठासीन अधिकारी सत्ता शर्मा पहले मेयर का चुनाव कराएंगी। आपको बता देंगे 6 जनवरी को हुई मीटिंग में पीठासीन अधिकारी ने शपथ ले ली थी, लेकिन हंगामे की वजह से पार्षदों और मनोनीत सदस्यों की शपथ नहीं हो पाई थी। इसके बाद 24 जनवरी को बुलाई गई बैठक में मनोनीत सदस्यों और पार्षदों की शपथ हो गई थी, लेकिन जैसे ही मेयर चुनाव के लिए तैयारी शुरू हुई तो हंगामा शुरू हो गया। इसकी वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। इसलिए कहा तो यह गया है कि अब सोमवार 6 फरवरी को होने वाली मीटिंग में शेष बची हुई प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावनाएं इस बार भी कम लग रही हैं। बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे असम सरकार के अभियान के खिलाफ राज्य में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। शनिवार की शाम तक इसमें 2500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए लोगों के परिवार वालों का थानों के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। इनको रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज से लेकर आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी को बेहतर करने के लिए एक पीढ़ी को कष्ट उठाना पड़ेगा, तो दूसरी विपक्षी दल हैं जो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अगर सरकार को इस पर कुछ करना ही था तो अचानक से इसकी याद क्यों आई? बाल विवाह विरोधी कानून तो पहले से ही बने हुए हैं, इनको बेहतर ढंग से लागू करते। हालांकि असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि यह अभियान चलता रहेगा, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। 5 फरवरी को लखनऊ में आयोजित हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सालाना बैठक का आयोजन नवतुल उलमा लखनऊ में किया गया। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू न करने की अपील की गई। बैठक में कहा गया है कि अगर इसको लागू किया जाता है तो ये नागरिकों और उसकी धार्मिक मान्यताओं को मानने के अधिकार से वंचित करता है। इसके लिए सरकार से कहा गया है कि वो नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को माने और देश की दूसरी समस्याओं पर ध्यान दे। इससे देश का भला होगा। इस बैठक में देश के अलग अलग राज्यों में बनाए जा रहे धर्मांतरण से संबंधित कानूनों पर भी चिंता जाहिर की गई, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करता है। इसके साथ सरकार से इबादत गाहों के संबंध में 1991 के संसद द्वारा बनाए गए कानून को बनाए रखने और पालन करने की अपील की। बैठक में मुसलमानों से अधिक शैक्षिक संस्थान कायम करने और मॉडर्न शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया गया और शिक्षा हासिल करने की भी अपील की गई। बांग्लादेश में 14 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। अभी किसी संगठन का नाम इन हमलों के पीछे नहीं आया है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों ने अंधेरे की आड़ में हमलों को अंजाम दिया। 14 मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ दिया। बलिया डांगी में एक हिंदू समुदाय के नेता विद्यानाथ बर्मन ने यह आरोप लगाया। उपजिला की पूजा समारोह परिषद के महासचिव बर्मन ने कहा कि कुछ मूर्तियां नष्ट कर दी गईं, जबकि कुछ मंदिर स्थलों के साथ तालाब के पानी में पाई गई। बर्मन ने कहा, हम अपराधियों की पहचान के बारे में अंधेरे में हैं, लेकिन हम जांच के बाद उन्हें दंड दिलाना चाहते हैं। हिंदू समुदाय के नेता और संघ परिषद के अध्यक्ष समर चैटर्जी ने कहा, इस क्षेत्र को हमेशा उत्कृष्ट अंतर धार्मिक सद्भाव के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई जघन्य घटना पहले कभी नहीं हुई थी।
दक्षिण पूर्वी तुर्की में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद तुर्की में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और पड़ोसी देश सीरिया में 42 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि मालट्या प्रांत में 23, उर्फा में 17, उस्मानिया में 7 और दियारबाकिर में 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारी क्षति के कारण मरने वालों की संख्या और भी अधिक बढ़ने की आशंका है। सीरिया के सरकार नियंत्रित हिस्सों में कई इमारतों के रूप में कम से कम 42 लोग मारे गए। न्यूज एजेंसी सना ने स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा, भूकंप से अलेप्पो, हमा और लताकिया में 42 लोगों की मौत और 200 के घायल होने की सूचना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।